अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हुमायूं मलिक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अपने इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते क्या हैं और ये हमें किस काम आते हैं, और सेकेंडली हम इनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है, या हम इसको इंसिडेंट पार्टिकल भी कहते हैं, उसको हम बम्बार्ड करते हैं अपने टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि पहले स्टेबल होता है। जब हम अपने प्रोजेक्टाइल को अपने टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो हमें एक नया न्यूक्लियस मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं हमारे टारगेट न्यूक्लियस से। उस नए न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं रेजिडुअल न्यूक्लियस, और उसके साथ हमारे कुछ पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं। वो पार्टिकल्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं इमिटेड पार्टिकल्स। तो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन से फ़ायदा क्या होता है? Most of the properties and information about the nuclear structure formed by the nuclear reaction। हमारे पास जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है उसकी बहुत सी इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ को हम जान सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू। और ये किससे होता है? हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है उसकी हमारे पास खसूसियत ये होती है कि वो चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है और वो अनचार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इलास्टिक और इनइलास्टिक, जो कि हम आगे जाकर इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा वर्बली बता दूँ कि हमारे पास इलास्टिक और इनइलास्टिक रिएक्शंस के दरमियान में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है और जो हमारा इमिटेड पार्टिकल होता है वो दोनों सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है वो सेम होते हैं। और जो हमारा इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसके अंदर भी हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है और जो हमारा इमिटेड पार्टिकल होता है वो फिज़िकली तो हमें सेम ही लगते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी और उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये इलास्टिक और इनइलास्टिक स्कैटरिंग के दरमियान में मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो इलास्टिक भी हो सकते हैं और वो इनइलास्टिक भी हो सकते हैं। और ऑल्सो सम आउट गोइंग पार्टिकल इमिट, और कुछ केसेस के अंदर हमारे पास यूँ भी होगा कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स इमिट भी होंगे। द इंसिडेंट पार्टिकल में बी कैप्चर्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियाई, और कुछ केसेस के अंदर हमारे पास ऐसे भी होगा कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसके कुछ ना कुछ न्यूक्लियाइज जो हैं वो हमारे टारगेट न्यूक्लिया के अंदर कैप्चर हो जाएंगे और वो उनको कैप्चर कर लेगा और वो प्रोड्यूस करेगा। जब वो उनको कैप्चर कर लेगा तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो गैमा रेज को प्रोड्यूस करेगा, और इन गैमा रेज को प्रोड्यूस करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, जो कि हम आगे डिस्कस भी करते हैं। अब हमारे पास नीचे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन हमारा बेसिक रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके अंदर हमारे पास स्मॉल एक्स जो है उसको हम नाम दे देते हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, और जो हमारे पास कैपिटल एक्स है उसको हम कहेंगे ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है। स्मॉल एक्स प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, कैपिटल एक्स टारगेट न्यूक्लियस है, और जो हमारे पास कैपिटल वाई है वो हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस है, और जो हमारे पास स्मॉल वाई है वो इमिटेड पार्टिकल है। तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये हमने इसको एक रिएक्शन के थ्रू लिख दिया है। ये हमारे पास बेसिक रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन का। In words we can write as the projectile particle strike with the target nuclei which is at rest, and the y residual nuclei and the y outgoing particle emitted from it, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। सो जो हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्शन था वो क्या था और वो किसने किया था? तो वो हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्शन लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया था इन 1919। और लॉर्ड रदरफोर्ड ने हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसने उसको बम्बार्ड किया था नाइट्रोजन न्यूक्लियस के ऊपर, और एज अ रिज़ल्ट उसको मिला था ऑक्सीजन न्यूक्लियस, और साथ में उसको मिला था एक प्रोटॉन। तो उसने प्रोटॉन एमिटेड करवाए थे, और जो उसने प्रोटॉन एमिटेड करवाए थे वो 23 सेंटीमीटर मूव करते थे एयर के अंदर। सो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे।
जो हमारे पास हमारा ये ऊपर हमने रिएक्शन लिखा है स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एक्स विच गिव्स अस कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एक्स और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एक्स और कॉमा स्मॉल वाई और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर स्मॉल और फिर कैपिटल वाई। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एक्स जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास वो टारगेट न्यूक्लियस है, और जो हमारे पास स्मॉल एक्स है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, और स्मॉल वाई हमारे पास इमिटेड पार्टिकल है, और ब्रैकेट के बाद जो हमारे पास कैपिटल वाई लिखा हुआ है वो हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस है। ये हमने इस अपने ऊपर वाले रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा है जो कि हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। On the basis of projectile properties, the nuclear reaction are divided into following types. तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्कैटरिंग। In scattering reaction, the incident or projectile particle is same with outgoing particle and the system energy is at ground state, then it is elastic scattering. Otherwise, if it's scattered at high state, then the system or scattering is called inelastic scattering. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसके अंदर जो हमारा इजेक्टेड पार्टिकल होता है और जो हमारा इमिटेड प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है वो दोनों सेम होते हैं, और उनके अंदर हमारे पास कोई भी उनकी एनर्जीज़ के अंदर हमारे पास कोई भी लॉस और गेन नहीं होता। सो हमारे पास और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसके अंदर जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस होता है और जो हमारा रेजिडुअल न्यूक्लियस होता है वो भी दोनों सेम होते हैं। तो इसको हम एक बहुत ही फेमस एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि काफ़ी मशहूर एक्सपेरिमेंट है। हम जानते हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने हीलियम न्यूक्लियस जो कि हमारा अल्फ़ा पार्टिकल होता है जिसका हमारे पास जो मास नंबर है वो 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसने उसको बम्बार्ड किया था एल्यूमिनियम के ऊपर और गोल्ड फाइल के ऊपर, और जिसका हमारे पास मास नंबर 197 होता है और एटॉमिक नंबर 79 होता है। सो जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड फाइल के ऊपर बम्बार्ड किया तो एज अ रिज़ल्ट उसको दोबारा गोल्ड न्यूक्लियस ही मिला, और साथ में उसको दोबारा से अल्फ़ा पार्टिकल ही इमिटेड मिला। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमने एक अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट किया गोल्ड फाइल के ऊपर, और एज अ रिज़ल्ट हमें दोबारा से गोल्ड न्यूक्लियस ही मिला और साथ में हमें मिला अल्फ़ा पार्टिकल। सो ये है हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग की सबसे बेस्ट एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर भी हमारे पास जो इजेक्टेड पार्टिकल होता है वो सेम ही होता है इंसिडेंट पार्टिकल की, लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास इजेक्टेड पार्टिकल है उसकी एनर्जी और उसका एंगुलर मोमेंटम वो डिफरेंट हो जाता है। और दूसरा ये कि जो हमारे पास इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है इसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है और उसको हमने बम्बार्ड किया है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो एज अ रिज़ल्ट जो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, जो हमें रिजल्टेंट न्यूक्लियस मिलेगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, और साथ हमें एक प्रोटॉन एमिटेड मिलेगा। और जो हमारा एक्साइटेड न्यूक्लियस है वो कुछ टाइम के बाद जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, और तो वो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो गैमा रेस को इमिट करेगा, और जब वो गैमा रेस को इमिट करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये हमारे पास इनइलास्टिक स्कैटरिंग है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी एग्जांपल को कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमने एक प्रोटॉन को बम्बार्ड किया है एल्यूमिनियम न्यूक्लियस के ऊपर, तो हमें एज अ रिज़ल्ट जो एल्यूमिनियम न्यूक्लियस मिलेगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, और उसके साथ हमें एक प्रोटॉन भी मिलेगा जो कि एमिटेड होगा उसके साथ। लेकिन जो हमारा एक्साइटेड न्यूक्लियस है जब वो कुछ टाइम के बाद डी एक्साइट होगा तो वो अपने साथ गैमा रेज को प्रोड्यूस करेगा, और गैमा रेज को प्रोड्यूस करके वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। सो ये थी हमारी एग्जांपल इनइलास्टिक स्कैटरिंग की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शंस। डायरेक्ट रिएक्शंस क्या होते हैं? इन डायरेक्ट रिएक्शंस के अंदर हमारे पास कुछ ही न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं रिएक्शन के अंदर, और जो हमारे पास बाकी न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के वो एज इट इज़ रहते हैं, वो हिस्सा नहीं लेते। तो जो हमारे पास
डायरेक्ट रिएक्शन है उसका जो हमारे पास टाइम होता है वो राउंड अबाउट 10⁻⁻21 सेकेंड से 10⁻⁻22 सेकेंड तक होता है। और इसके आगे दो टाइप्स भी हैं, एक को हम कहते हैं पिकअप रिएक्शन और एक को हम कह देते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शन। तो जो हमारे पास स्ट्रिपिंग रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि इफ़ न्यूक्लियस और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रांसफर इफ़ न्यूक्लियॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू द टारगेट। तो अगर हमारे पास स्ट्रिपिंग रिएक्शन के अंदर अगर हमारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो प्रोजेक्टाइल से ट्रांसफ़र हो जाएं टारगेट न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिपिंग रिएक्शन है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल है, उसको हमने बम्बार्ड किया है नाइट्रोजन न्यूक्लियस के ऊपर, तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा ऑक्सीजन न्यूक्लियस और साथ हमें मिलेगा एक प्रोटॉन जो कि इमिटेड हो रहा होगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास पहले क्या था, अल्फ़ा पार्टिकल था जिसका हमारे पास मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। और हमने जब इसको बम्बार्ड किया अपने टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि हमारा टारगेट न्यूक्लियस है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का हमें पता है कि हमारा जो मास नंबर होता है वो 14 होता है और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो आफ्टर रिएक्शन जब हमें ऑक्सीजन न्यूक्लियस मिलेगा, तो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मास नंबर होता है वो तो 17 होता है, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो हम जब इस रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक जो प्रोटॉन इमिटेड हो रहा है और एक प्रोटॉन इमिटेड होगा साथ, और साथ हमारे 2 न्यूट्रॉन्स भी इमिटेड होंगे। ये आपने अपने सामने इस रिएक्शन को लिखना है और आपने चेक करना है कि हम इसको क्लियरली देख सकेंगे कि हमारे साथ एक प्रोटॉन इमिटेड होगा और 2 न्यूट्रॉन्स इमिटेड होंगे। न्यूट्रॉन का हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो 1 होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 0 होता है, और जो प्रोटॉन का मास नंबर और एटॉमिक नंबर वो दोनों 1 होते हैं। सो इस एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के टारगेट न्यूक्लियस को। इसके बाद हमारे पास अगला जो है इसकी टाइप है वो है पिकिंग रिएक्शंस। पिकिंग रिएक्शन स्ट्रिपिंग रिएक्शन का अपोजिट होती है। स्ट्रिपिंग रिएक्शन के अंदर हमारे जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके कुछ ना कुछ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो टारगेट न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन पिकिंग रिएक्शन के अंदर हमारे पास इसके अपोजिट होता है। इन पिकिंग रिएक्शंस टारगेट ट्रांसफ़र सम ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स टू द प्रोजेक्टाइल। इस केस के अंदर हमारे जो टारगेट न्यूक्लियस है उसके कुछ न्यूक्लियॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को, और सम न्यूक्लियॉन्स आर पिक्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो हमारे टारगेट न्यूक्लियस के कुछ न्यूक्लियॉन्स को पिक कर लेगा या उनको अब्जॉर्ब कर लेगा, और ये इस रिएक्शन को हम कहते हैं ये हमारे पास पिकिंग रिएक्शन है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमने एक प्रोटॉन को बम्बार्ड किया है लिथियम न्यूक्लियस के ऊपर, जिसका हमारे पास मास नंबर 7 होता है और एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 होता है, और एज अ रिज़ल्ट हमें दोबारा से लिथियम का ही न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो मास नंबर होगा वो कम होकर 6 हो जाएगा और जो एटॉमिक नंबर होगा वो 3 ही रहेगा। और इसके साथ जब हमें एक जो इमिटेड पार्टिकल होगा हमारा वो ड्यूटेरियम होगा जिसका मास नंबर 2 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये भी आपने अपने सामने लिख कर इसको चेक करना है। इस केस के अंदर हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो है वो हमारा जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो पिक कर लेगा कहाँ से, हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है वहाँ से। ये रिएक्शन आपने अपने सामने लिखना है और इसको चेक करना है, और आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो एक न्यूट्रॉन है वो पिक्ड वो 1 न्यूट्रॉन इज पिक्ड अप बाय प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। तो ये है हमारी डायरेक्ट रिएक्शन की 2 टाइप्स, जिसको हमने एक को नाम दिया है पिकअप रिएक्शन और एक को हमने नाम दिया है स्ट्रिपिंग रिएक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है वो है कंपाउंड रिएक्शन। तो हमारा कंपाउंड रिएक्शन क्या होता है? कंपाउंड रिएक्शन का मैं आपको पहले बता दूं कि कंपाउंड रिएक्शन की जो थ्योरी, जो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी थी वो प्रपोज बाय बोहर इन 1936। इस थ्योरी को बोहर ने प्रपोज किया था 1936 के अंदर। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो बनता कैसे है। तो पहले मैं कुछ लाइंस बताता हूँ आपको, फिर हम उन लाइंस को अनपैक करते हैं। द इंसिडेंट पार्टिकल इंटरेक्ट थ्रू अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज विद द न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द टारगेट न्यूक्लियस, gives away or share its energy to all the nucleons and thereby lost its identity and become a part of nucleus.
दिस न्यू न्यूक्लियस विच इज़ फॉर्म्ड इज हाईली एक्साइटेड इन हाईली एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड कंपाउंड न्यूक्लियस। अब इसके अंदर हमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो इंटरेक्ट करता है थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस विद द न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द टारगेट न्यूक्लियस। जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनके साथ वो हमारा टारगेट इंसिडेंट पार्टिकल इंटरेक्ट करता है और गिव अवे और शेयर इट्स एनर्जी टू ऑल द न्यूक्लियॉन्स, और जो अपनी एनर्जी है वो शेयर कर देता है सारे न्यूक्लियॉन्स के पास, और वो जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस होता है वो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास न्यूक्लियस बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं ये हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है। दिस न्यू न्यूक्लियस विच इज़ फॉर्म्ड इन हाईली एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड कंपाउंड न्यूक्लियस। अब कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बोहर ने अपने रिएक्शंस के थ्रू ये अज्यूम किया था और वो इस रिज़ल्ट पे पहुंचा था कि जो हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द वे इट वाज फॉर्म्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस है जब वो बन जाता है और जब वो बनने के बाद कुछ टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके डिसइंटीग्रेट होने का उसकी वो डिपेंड नहीं करता कि वो किस किस प्रोसेस से बनना था, तो उसकी जो डिसइंटीग्रेशन है वो डिपेंड करती है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसकी अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उस हिसाब से डिसइंटीग्रेट होगा। तो वो अपनी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी एनर्जी और उसका एंगुलर मोमेंटम। सो सिंपली सेइंग कि जो हमारे पास इस रिएक्शन कंपाउंड रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिएक्शन बनता है, जो हमारा न्यूक्लियस बनता है जिसको हम कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो वो डिपेंड करता है उसकी अपनी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। सो हम ये कहेंगे कि जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस है वो दो स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है टारगेट न्यूक्लियस के और वो एक बना देता है हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस, और सेकंड स्टेप के अंदर हम ये कहेंगे कि जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होता है बाय इजेक्टिंग पार्टिकल्स, और फिर पार्टिकल्स को इजेक्ट करता है जब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है। वो जो इजेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और वो गामा रेज भी हो सकती हैं, लीविंग द फाइनल और प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और एज अ रिजल्ट हमें फाइनल और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस होता है हमारा वो मिल जाता है। सो ये था हमारे लिए कंपाउंड न्यूक्लियस। इसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप नेक्स्ट टाइप है न्यूक्लियर रिएक्शन की है वो है फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फोटो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द टारगेट न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड बाय हाई एनर्जी गैमा रेज। इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो टेक प्लेस होता है व्हेन टारगेट न्यूक्लियस, जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है उसके ऊपर हम बम्बार्ड करते हैं हाई एनर्जी गामा रेज को। द आउट गोइंग पार्टिकल इन दिस केस इज आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस केस के अंदर हमारे पास जो इमिटेड पार्टिकल्स होते हैं वो कह रहा है कि हमारे पास वो प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और वो न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास जो गैमा रेज हैं वो हमने बम्बार्ड की हैं अपने एल्यूमिनियम न्यूक्लियस के ऊपर, और हमें पता है कि एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का हमारे पास जो मास नंबर होता है वो 27 होता है और एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो जब हम अपने गामा रेज को एल्यूमिनियम न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा मैग्नीशियम न्यूक्लियस जिसका हमारे पास मास नंबर 26 होता है और एटॉमिक नंबर 12 होता है, और साथ हमें मिलेगा एक इमिटेड प्रोटॉन। और प्रोटॉन का बेस्ट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो मास नंबर होता है वो 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। इस रिएक्शन को भी आपने अपने सामने लिख कर चेक करना है और ऑब्जर्व करना है तो आप इसको क्लियरली समझ लेंगे कि हमारे पास जो गामा रेज हैं जब हम उनको बम्बार्ड करेंगे एल्यूमिनियम न्यूक्लियस के ऊपर तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा मैग्नीशियम न्यूक्लियस और साथ में मिलेगा एक इमिटेड प्रोटॉन। तो हमारी अगली टाइप है वो है रेडियो एक्टिव कैप्चर। दिस रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन अ लो एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन अ टारगेट न्यूक्लियस। यहाँ पर मैंने लो एनर्जी को अंडरलाइन किया है क्योंकि ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इसको नोट करना है कि जो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, और वो क्यों होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा ये रिएक्शन होता है इसके अंदर हमारे पास जो
प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हम बम्बार्ड करते हैं अपने टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, उनकी एनर्जी लो होती है और एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस होता है इज़ एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। और ऐसा हमें रिज़ल्ट ये मिलता है कि जब हम उनको बम्बार्ड करते हैं तो चूँकि उनकी एनर्जी कम होती है तो जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस होता है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो खुद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वो उनको एब्जॉर्ब तभी कर सकेगा क्योंकि जब उनकी अपनी एनर्जी जो होगी वो लो होगी। दैट्स वाई मैंने लो एनर्जी को अंडरलाइन किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। This excited nucleus comes to ground state by radiating excess energy in the form of gamma rays। और फिर जो excited nucleus होगा वो जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो फिर वो गैमा रेज को एमिट करेगा। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसको हमने बम्बार्ड किया है अपने मैग्नीशियम न्यूक्लियस के ऊपर। हम मैग्नीशियम न्यूक्लियस जिसका हमारे पास मास नंबर 26 है और एटॉमिक नंबर 12 है। एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा एल्यूमिनियम न्यूक्लियस जो कि होगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और एक और मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आप रिएक्शंस को लिख रहे होंगे तो जो हमारे पास एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर आपने स्टेरिक का साइन डालना है और वो स्टेरिक का साइन ये डिनोट कर रहा होगा कि जो हमारा ये न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है। तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम न्यूक्लियस बनेगा उसका हमारा मास नंबर होगा 27 और एटॉमिक नंबर होगा 13। और जब ये कुछ टाइम के बाद जो हमारा एल्यूमिनियम न्यूक्लियस जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, जब ये डी एक्साइट होगा तो हमारे पास ये गैमा रेस को प्रोड्यूस करेगा और साथ में जो हमारा न्यूक्लियस बनेगा वो हमें अपना एल्यूमिनियम न्यूक्लियस मिल जाएगा जो कि एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को पहले डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने उनकी टाइप्स को भी डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अपने किसी नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।